सो आपको आवाज वगैरह सही से जा रही होगी। और अभी का टाइम क्या है अपना, आर्ट्स के क्लास का टाइम है। आवाज वगैरह जा रही है ना सही से आपको? ठीक है, तो अभी अपना टाइम है किस क्लास का, अपना टाइम है आज का जो रूटीन है। एंड एज ए रूटीन अपना क्लास है ज्योग्राफी का पेपर का। और ज्योग्राफी के पेपर को लेकर के मैंने सिलेबस भी आपको प्रोवाइड किया था। ज्योग्राफी के पेपर से रिलेटेड जो भी सारा सिलेबस था, मैंने सिलेबस में आपको बताया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और एज ए सिलेबस आज से हम लोग स्टार्ट कर, मतलब ज्योग्राफी का ऐसे पीडीएफ में आपको पहले भी भेजा था, बट क्लास शायद रिकॉर्डेड फॉर्म में हुआ था। तो आज से क्या करेंगे हम लोग, जो अपना सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जरूरी चीज है, मतलब जो जो सिलेबस में बताया गया, उससे हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के इस पोर्शन में हम लोग क्या देखेंगे, अर्थ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अर्थ के स्ट्रक्चर वाला पीडीएफ सबके ग्रुप में गया भी है और आपके पास भी गया होगा। पीडीएफ गया है ना आपके पास? पीडीएफ को पढ़े हैं? यस सर। हाँ, पीडीएफ में बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है। और ये जो पीडीएफ है ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। और अभी शायद दोनों का हिंदी है ना या इंग्लिश है? मेरा हिंदी आपका है। सर और मेरा सर भी हाँ हिंदी है, चलिए। तो खैर, हाँ आपको मैं दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका रिकॉर्डेड फॉर्म भी रहेगा। तो ये जो अपना अर्थ है, हम लोग बात करने वाले हैं अर्थ के स्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि इस टेस्ट में आपको अर्थ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो अर्थ के स्ट्रक्चर का जो बेसिक है वो आप सारा बात एक पिक्चर से ही समझ जाइएगा, और वो पिक्चर मैंने पीडीएफ में इंक्लूड भी किया है। तो उस पिक्चर के जरिए से हम लोग इस चीज को तो समझ जाएंगे, इसके सारे बेसिक बातों के बारे में। और ये बहुत सिंपल भी है। और इसके बाद जो मैंने आपको पीडीएफ दिया हूँ, उस पीडीएफ के बारे में तो आपको समझा दे रहा हूँ सही से। और उसको अगर आप समझ जाइएगा तो एक और पीडीएफ दिया हूँ जो कि क्या है, प्रैक्टिस सेट है। बट उस प्रैक्टिस सेट में क्या है, कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। तो हालांकि उस पीडीएफ को भी देखेंगे, दोनों पीडीएफ को भी मैं दिखाऊंगा आपको। दोनों पीडीएफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग पहले वाले पीडीएफ पे, जो कि किससे रिलेटेड है, अर्थ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो चलिए बात करते हैं, उस पीडीएफ को देखते हैं। ठीक है, पीडीएफ आप लोग देखे भी होंगे। सर स्क्रीन शो नहीं हाँ करेगा, एक मिनट। सो देखिए, ये वाला पीडीएफ गया होगा और इसी पीडीएफ में डिस्कस है किसका, अर्थ के स्ट्रक्चर को लेकर। और ये जो फिगर देख रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है, और इस फिगर से आप सारी बातों के बारे में समझ भी जाइएगा। बेसिकली जो अपना अर्थ है, अगर आप अर्थ को देखते हैं तो इस तरीके से अपना अर्थ चपटी है, गोल गोल में चपटी है। और हम लोग कहाँ है, यहाँ पर है हम लोग, मतलब कि ये अर्थ के सरफेस पे हम लोग हैं। तो अर्थ के स्ट्रक्चर में यही बात करना होता है कि आखिर अर्थ बना है किससे, अर्थ के कितने लेयर्स है, और किस लेयर में क्या पाया जाता है। क्वेश्चन बस इतना ही आता है आपको। और कुछ रेंज वगैरह भी पूछी जाती है। और ये जो ऊपर का सरफेस है इसको क्या कहते हैं, नीचे का सरफेस इसको क्या कहते हैं, कहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, कौन से लेयर में क्या है, ये सारी बातों के बारे में बात किया जाता है। अगर सिंपल में अर्थ के बारे में बात करूं तो अर्थ का मेनली जो ये जो पूरा अभी क्या है, ये अर्थ के नीचे का ये जमीन है। और ये जो ऊपर का पोर्शन है, लेट ज्वाइन होने से दिक्कत होता है, इसलिए लेट ज्वाइन नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो अपना अर्थ है, अर्थ के बारे में मैंने आपको बताया कि ये अपना अर्थ है। अर्थ में क्या है, हम लोग इस सरफेस पर है। ये हम लोग का क्या है, सरफेस है। और इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और ये क्रस्ट का मतलब क्या होता है, पपड़ी होता है। ठीक है, तो ये जो अपना अर्थ है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ऊपर क्या है, हवा है, मतलब एटमोस्फेयर है। तो ऊपर के तो बारे में बात करेंगे नहीं, हालांकि ऊपर के बारे में भी बात होता है। जब हम लोग एटमोस्फेयर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम लोग आइनोस्फेयर, मतलब समताप मंडल, जितने सारे मंडल है या कह सकते हैं स्फेयर है, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सब के बारे में बात करेंगे। वो जो हमारा एटमोस्फेयर का जब चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं ऊपर के सरफेस को ना लेकर के, नीचे के सरफेस को लेकर के। क्योंकि अर्थी जो कि अपना अर्थ है, जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग खड़े हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बना है, इसको लेकर के बात करने वाले हैं। तो ये जो अपना अर्थ है, अर्थ का स्ट्रक्चर मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इस तरीके से 3 पार्ट है। पहला लेयर ये अपना, एक लेयर यहाँ पे हो गया, इसके बाद एक लेयर यहाँ पे हो गया, और एक लेयर नीचे है। 3 लेयर होता है अर्थ, मतलब बनता है कितने लेयर से, 3 लेयर से। और ऊपर वाले लेयर को कहते हैं क्रस्ट यानी पपड़ी। ये जो सेकंड लेयर इसको हम लोग कहते हैं मेंटल, इसका मतलब लाबाद होता है।
और इसका मतलब क्या है, तीसरा जो लेयर है वो हमारा क्या है, कोर है। ठीक है, तो 3 लेयर है, 3 लेयर से मिलकर के अर्थ बनता है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। ये तीनों बात को ध्यान रखना है कि अर्थ कितने लेयर से बना है, तो 3 लेयर से। अब देखिए इस फिगर को देखिएगा, हालांकि मैंने हिंदी में भी आपको बता दिया क्रस्ट को क्या कहते हैं, मेंटल को क्या कहते हैं, और कोर को क्या कहते हैं। और नीचे आप देखिएगा पीडीएफ में तो ये बताया भी गया है, देख सकते हैं पीडीएफ में बताया गया क्या क्या आपका होता है, पपड़ी होता है, लबादा होता है और कोर होता है, जिसको मैंने बताया क्या है, क्रस्ट है, मेंटल है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, और लास्ट में क्या है, कोर है। तो ये जो तीनों ये जो अपना तीनों लेयर है, इस लेयर के बारे में बस जो जो स्पेशल बात है, स्पेशल बात सब कुछ इसमें बताया गया है। लेकिन इस स्पेशल बात को समझने से पहले इस फिगर को सही से समझिए। अगर इस फिगर को समझिएगा तो ये चैप्टर का जो 90% कंटेंट है वो आप यहीं से समझ जाइएगा। अगर बात करें सबसे जो ऊपर का लेयर है जिसपे हम लोग खड़े हैं, मैंने बताया यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये जो सबसे ऊपर का लेयर है इसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का मतलब क्या होता है, पपड़ी। और अगर बात की जाए कि क्रस्ट कहाँ तक है, तो अगर आप जमीन से जहां से आप खड़े हैं, अगर आप इसको खोदना स्टार्ट कीजिएगा नीचे की ओर, तो अगर आप 0 से लेकर के मतलब जहां से आप खड़े हैं वहां से अगर 100 किलोमीटर तक अगर आप डिगअप कीजिएगा, अगर आप नीचे खोदिएगा, तो ये आपका क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। मतलब आपको याद रखना है क्रस्ट का रेंज क्या है, तो क्रस्ट मतलब पपड़ी का रेंज है 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक, यानी अप टू 100 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो हमारा क्रस्ट कहलाता है, वो हमारा पपड़ी कहलाता है। इसके बाद उसके नीचे अगर आप जाते हैं तो आपको मेंटल मिलता है। तो अगर आप जहां से खड़े हैं, अगर आप अप टू 29 किलोमीटर तक अगर आप डिगअप करते जाते हैं, मतलब 100 किलोमीटर तक तो कहलाया हमारा क्या, 100 किलोमीटर तक हमारा कहलाया क्रस्ट मतलब पपड़ी। और अगर आप इस 100 किलोमीटर से आगे बढ़ते हैं और कहां तक जाते हैं, 2900 किलोमीटर तक, यानी कि 2900 किलोमीटर तक अगर आप डिगअप करते हैं, खोदते हैं, तो वहां तक का जो लेयर है वो हमारा कहलाता है मेंटल यानी लबादा। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर और नीचे आप जाइएगा, तो अगर आप जहां से खड़े हैं, अगर आप वहां से 5100 किलोमीटर तक यानी कि 5100 किलोमीटर तक अगर आप खोदते हैं, डिग करते हैं, तो ये हमारा क्या मिल जाता है, कोर मिल जाता है। याद रखना है 3 लेयर होता है, क्रस्ट का रेंज है 0 to 100 किलोमीटर, मेंटल का रेंज है, यानी मेंटल का मतलब लबादा, जिसका रेंज है 2900 किलोमीटर, एंड लास्ट में जो अपना होता है वो कहलाता है कोर, और उसका रेंज है 5100 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। अर्थ में कितने लेयर है, 3 लेयर है, किसका क्या रेंज है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए क्रस्ट के बारे में, यानी क्रस्ट का मतलब होता है पपड़ी, तो पपड़ी को जिसपे हम लोग खड़े हैं वो अपना ऊपर का स्फीयर क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। मतलब ये जो हम लोग, ये जो हमारा अर्थ है, और मैंने बताया कि अर्थ को अगर आप डिगअप करना कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा, खोदिएगा, तो 100 किलोमीटर तक के रेंज को तो हम लोग कहते हैं क्रस्ट। लेकिन जहां पे हम लोग खड़े हैं, इसी रेंज को, ये जो हम लोग जहाँ खड़े हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। तो अगर आपसे बात की जाए कि पृथ्वी का कौन सा सरफेस है, कौन सा लेयर है जिसपे हम लोग खड़े हैं, तो वो तो अपना क्रस्ट का है, लेकिन उसको स्पेसिफाइड नाम क्या दिया गया है, तो लिथोस्फीयर। ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बाद एक बात का और ध्यान रखना है, ये जो अपना मेंटल है, मेंटल मैंने बताया था कि अगर आप ऊपर से खोदना स्टार्ट कीजिएगा 2900 किलोमीटर तक, ये जो लबादा है, तो इसके ऊपर के सरफेस को क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। ये आपका हिंदी में भी सेम होता है, याद रखना है, लिथोस्फीयर अपना और एक अपना एस्थेनोस्फीयर। ये दो बात के बारे में ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा बताइए अपर सरफेस ऑफ क्रस्ट को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है क्या, लिथोस्फीयर, या सिंपल सा कह सकते हैं स्थल मंडल, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। ठीक है, इसके बाद मेंटल का अगर आपसे पूछे कि मेंटल के अपर सरफेस को क्या कहते हैं, देन इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, तो ये अपना हो गया कि क्रस्ट के ऊपर वाले लेयर को क्या कहते हैं, जहां पे हम लोग खड़े हैं। इसके बाद जो मेंटल का ऊपर का लेयर है, यानी जो लबादा का जो ऊपर का लेयर, इसको क्या कहेंगे, एस्थेनोस्फीयर। ये हो गई क्रस्ट के बारे में बात, मेंटल के बारे में बात, ये थोड़ी सी डिटेल में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस कोर के बारे में, जो नीचे का रीजन है। तो कोर को मेनली 2 प्रकार में डिवाइड किया जाता है, एक तो आउटर कोर और एक अपना क्या है, इनर कोर, यानी बाहरी कोर और क्या हो गया, आंतरिक कोर। याद रखना है, ये जो बाहरी कोर होता है, बाहरी कोर मतलब कि जो सबसे नीचे का लेयर है उसके ऊपर तक का, ये अपना क्या है, बाहरी कोर, ये अपना क्या है, आंतरिक कोर। तो अगर आप जहां से खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े देख सकते हैं, पहाड़ वगैरह बना हुआ है। अगर आप खोदना स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप 5100 किलोमीटर तक जाते हैं, यानी 5100 किलोमीटर तक अगर आप खोदते हैं, तो ये अपना कहलाता है आउटर कोर। एंड अगर आप इस अर्थ के सरफेस से लगातार अगर आप क्या करते हैं, डिगअप करते जाते हैं, कब तक, अगर आप जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर रेंज क्या बताया गया, यानी अप टू 6378। ठीक है, यानी 6378 किलोमीटर तक आखिरी लेयर है। कहने का मतलब ये जो अपना पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो कह सकते हैं रेडियस, यानी कितना पृथ्वी का जमीन है, कह सकते हैं कितना तक नीचे है पृथ्वी, 6378 किलोमीटर। और अगर कोई इंसान 6378 किलोमीटर तक खोद देता है, अगर वो नीचे चल जाता है, तो समझ जाइए वो कहाँ चल जाएगा, ब्रह्मांड में चल जाएगा, यूनिवर्स में चल जाएगा। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं जो अपना पृथ्वी क्या है, वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है।
और इसके ऊपर का क्या है, मतलब कि पृथ्वी के बाहर का क्या है, हमारा यूनिवर्स है, यानी क्या कह सकते हैं, स्पेस है। और अगर आप इसमें लगातार अगर आप नीचे अगर खोदते चले जाते हैं 6378 किलोमीटर तक, तो समझ जाइए आप गिर जाइएगा यूनिवर्स में, यानी आप पृथ्वी से बाहर चल जाइएगा। और इतना पृथ्वी को डिग करना, खोदना आज तक पॉसिबल नहीं हुआ है। अगर मैक्सिमम में बात करूं कितना पृथ्वी को खोदा गया है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक खोदा गया है। इससे ज्यादा पृथ्वी की गहराई आज तक नहीं की गई है। तो ये कह सकते हैं इंसान के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो 6378 किलोमीटर तक नीचे खोद सकता है, यानी डिग कर सकता है, और डिग करके वो ब्रह्मांड में जा सकता है, मतलब स्पेस में जा सकता है। इसलिए नीचे से तो स्पेस में जाना पॉसिबल नहीं, इसलिए इंसान क्या करता है, ऊपर से स्पेस में जाता है, क्योंकि ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, ऊपर क्या है, हवा का लेयर है, और उसे हम लोग रॉकेट वगैरह से जा सकते हैं, बट नीचे हम लोग नहीं जा सकते हैं। अगर मैक्सिमम डिगअप के बारे में बात की जाए, एज ए जीके का क्वेश्चन बने, या अगर आपका इस पेपर से अगर आपका क्वेश्चन बने कि बताइए अभी तक सबसे अधिकतम गहराई, यानी सबसे अधिकतम जो डीपनेस किया गया है वो कितना किया गया है, तो आपको बताना है 12 किलोमीटर। तो ये जो पिक्टोरियल का जितनी सारी बातें थी, ये अभी मैंने आपको कुछ बातों के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। और बातों को समझिएगा, क्रस्ट के बारे में अपनी बात हुई, मेंटल के बारे में बात हुई, थोड़ी सी कोर के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना, ये जो कोर है अपना नीचे का लेयर, ये मेनली दो टाइप, ये अपना जो क्रस्ट होता है वो भी क्या होता है, सॉलिड होता है, यानी ठोस होता है। क्रस्ट के बारे में बात की जाए तो सॉलिड होता है, मेंटल भी अपना सॉलिड होता है। लेकिन जो कोर है, कोर का जो रीजन है, उसमें जो ऊपर का रीजन है, यानी जो बाहरी कोर है, जिसको हम लोग कहते हैं आउटर कोर, ये होता है लिक्विड स्टेट में, और जो अपना इनर कोर होता है वो होता है अपना सॉलिड स्टेट में। तो आपसे पूछेगा कि बताइए किसका क्या स्टेट है, तो क्रस्ट अपना होता है सॉलिड में, यानी ठोस में, यानी पपड़ी क्या होता है, ठोस रूप में। लबादा मेंटल क्या होता है, ये भी ठोस रूप में होता है। और ये जो अपना आउटर कोर है, यानी जो बाहरी कोर है, वो होता है लिक्विड में, और अपना जो इनर कोर है वो क्या होता है, अपना सॉलिड में होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया पिक्चर से इतनी सारी बातें, जो बातें आपको जानने के लिए जरूरी था। अब समझिए इसका एक एक करके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। हिंदी मैंने आपको बता दिया क्या कहते हैं, पपड़ी, लबादा, और अपना क्या होता है, एक अपना कोर होता है। अब देखिए एक एक करके समझिएगा। ये जो अपना ऊपर का लेयर है, इसको क्या कहते हैं, सबसे बाहरी परत। अगर आपसे पूछे बताइए पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट क्या है, तो ये आपको बताना है क्रस्ट होता है। और ये कैसा होता है, इट इज अ फ्रेगाइल होता है, यानी नाजुक होता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं पपड़ी टाइप का होता है, मतलब आप इजी वे में खोद सकते हैं। आप देखे भी होंगे कि बहुत सारा डिवाइस है, ये कह सकते हैं बहुत सारा औजार वगैरह आप देखे होंगे। मजदूर वगैरह क्या करता है, खोदता है पृथ्वी को। क्यों खोद पाता है, क्योंकि ये क्या है, फ्रेगाइल है, ये क्या है, नाजुक है। इसके बाद अगर आगे के बारे में बात करें, तो इसका जो मोटाई है, यानी जो मैंने आपको बताया कि 0 से 100 किलोमीटर तक का जो रेंज होता है, मैंने बताया था कि पपड़ी यानी क्रस्ट का क्या रेंज है, 0 से 100 किलोमीटर तक। वो थोड़ा सा आगे पीछे भी होता है, किस पर डिपेंड करता है, कौन सा रीजन है, ओशियनिक है या फिर कॉन्टिनेंटल एरियाज है, मतलब महाद्वीपीय यानी कि समुद्र का एरिया है, या फिर अपना पर्वत पठार का एरिया, वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा जो अपना वेरी करता है, वेरी करने का क्या कारण, यानी क्रस्ट यानी जो पपड़ी ऊपर का जो लेयर है, उसकी जो गहराई है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो वेरी करता है, अंतर करता है क्षेत्र पर भी। अगर महाद्वीपीय होगा यानी सागर का इलाका होगा, तो कह सकते थोड़ा सा कम होगा। अगर कॉन्टिनेंटल एरियाज होगा, मतलब पर्वत पठार होगा, जैसे अगर यहाँ पे पहाड़ है, मान लेते हैं कि अपना माउंट एवरेस्ट से कोई खोदना स्टार्ट करेगा, तो जान रहे हैं माउंट एवरेस्ट ही अकेले 8 किलोमीटर है, तो ये थोड़ा सा वेरी करता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए जो क्रस्ट यानी जो पपड़ी है, उसका जो थिकनेस है, यानी उसका जो मोटाई है, वो किस पे वेरी करता है, तो वो वेरी करता है ओशियनिक यानी महाद्वीपीय, और कॉन्टिनेंटल मतलब कि पर्वत पठार के एरिया पर थोड़ा सा अंतर भी करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ बताया जाएगा जो महाद्वीपीय जो पपड़ी होगा, यानी जो ओशियनिक जो क्रस्ट होगा, वो पतला होगा, जो कि मैंने भी बताया भी। और जो अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, यानी कहने का मतलब जो पर्वत पठार का जो पपड़ी होगा, वो क्या होगा, थोड़ा सा मोटा होगा। तो ध्यान रखना है, अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो ये मैंने आपको बताया कि 0 से 100 किलोमीटर तक के रेंज का क्या होता है, ये हम लोग कहलाता है क्रस्ट यानी पपड़ी। और अगर आप महासागर के पपड़ी को देखिएगा, यानी अगर आप महासागर के क्रस्ट को देखिएगा, ओशियन के क्रस्ट को देखिएगा, तो वो थोड़ा सा पतला होता है। और अगर आप पर्वत पठार या जमीन यानी कह सकते हैं पर्वत पठार, या जहाँ पे हम लोग खड़ा है, ये हमारा क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है। तो इसकी मोटाई थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओशियनिक क्रस्ट। यानी कहने का मतलब महासागरीय जो पपड़ी है, उसमें क्या होता है, पतला होता है। और जो अपना पर्वत पठार या जिसपे हम खड़ा है, वो क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए किसका थिनर होगा, किसका थिकर होगा, तो आप यहाँ से डिसाइड कर लीजिएगा। इसके बाद डेंसिटी वगैरह आपको याद नहीं रखना, ये सिंपल सा बात है। इसके बाद देखिए यहाँ बताया जा रहा है द काइंड ऑफ रॉक सीन, मतलब जो ओशियनिक यानी कहने का जो समुद्री इलाका होता है, उसमें जो ऊपर का जो क्रस्ट है, उसको हम लोग बासाल्ट कहते हैं। याद रखना है, हिंदी में भी इसका यही नाम है, बासाल्ट। ध्यान रखना है, जो अपना ओशियनिक है, यानी जो महासागरीय एरिया है,
जहाँ पे समुद्र वगैरह है, तो उसका जो हम लोग क्रस्ट है यानी जो उसका जो पपड़ी है उसका नाम क्या है, बासाल्ट है, याद रखना है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ याद रखना है कि इसमें पाया क्या जाता है। तो ध्यान रखना जो अपना क्रस्ट यानी जो अपना पपड़ी है, ये जो अपना पपड़ी है पहला लेयर है, इसमें मेनली फॉर्म में पाया जाता है सिलिका और एल्यूमिनियम। यानी इसमें क्या पाया जाता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल। अगर आपसे पूछे बताइए कि जो अपना क्रस्ट है, जो अपना पपड़ी है, उसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो आपको बताना है सिलिका और एल्यूमिनियम। क्योंकि इसमें पाया जाता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या नाम है, सियाल। याद रखिएगा क्या इसको कहते हैं, सियाल भी इसको कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि बताइए सियाल का मतलब क्या है, तो आप बताइएगा कि सियाल का मतलब क्या है, क्रस्ट। यानी किसके बारे में बात हो रहा है, क्रस्ट के बारे में बात हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, सियाल तक समझ में आ गया ना आपको कि जो अपना जो अर्थ है, अर्थ का जो ऊपर का जो सरफेस है, इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, पपड़ी कहते हैं हिंदी में। और ये जो अपना रेंज क्या है इसका 0 से 100 किलोमीटर, और इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इसलिए इसका क्रस्ट यानी जो ऊपर का जो सरफेस है क्रस्ट, इसको हम लोग कह सकते हैं सियाल। तो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का जो संरचना है, जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, उसमें सियाल का मतलब क्या है, तो सियाल का मतलब होता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम पाया जाना। और ये सिलिका एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है, तो क्रस्ट में यानी पपड़ी में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और सियाल का दूसरा नाम क्या होता है, लिथोस्फेयर भी, यानी स्थल मंडल। यानी ये जो मंडल है जिसमें हम लोग, ये जो अपना सरफेस है अर्थ का, जिसमें हम लोग सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है, जिसको हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, लिथोस्फेयर भी कह सकते हैं, जिसपे हम लोग खड़े हैं। यानी जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ हम लोग खड़े हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिथोस्फेयर भी कहेंगे। तो यहाँ तक क्रस्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बात थी आपको समझ में आ गया, बताइए। यस सर। क्रस्ट के बारे में जितनी बातें आपको बताए हैं समझ में आया। यस सर। और श्वेता का क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है उनका मीडियम? सर इंग्लिश। चलिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है लैंग्वेज को लेकर के? नहीं सर, समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों मिला करके बोले, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो अपना अर्थ का सरफेस है, इसमें जो फर्स्ट लेयर है दैट बी क्रस्ट। अब क्रस्ट से अगर आप नीचे अगर आप बढ़ते हैं, तो ये अपना क्या कहलाता है, मेंटल, यानी हिंदी में लबादा कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए अगर आप क्रस्ट यानी पपड़ी के नीचे जाते हैं तो क्या कहलाएगा, तो वो अपना मेंटल कहलाएगा। और ये कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कौन सा किसका स्टेट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। रेंज आपको याद रहे या न रहे कोई दिक्कत की बात नहीं, याद रखिएगा कि उसका स्टेट क्या है, याद रखिएगा उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी और भी कुछ इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटी को लेकर के, तो वो नेक्स्ट पीडीएफ में हम लोग का है। तो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये अपना हो गई मेंटल के बारे में बात, यानी लबादा के बारे में बात। ये होता है सॉलिड स्टेट में, ये क्रस्ट के नीचे का लेयर है। और इसकी गहराई के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप 2900 किलोमीटर तक अगर आप डिग करते हैं, खोदते हैं, तो वहां तक के लेयर को हम लोग मेंटल कहते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया जो मेंटल यानी जो लबादा का जो ऊपर का लेयर है, यानी ये जो अपना जो मेंटल है, इस मेंटल के ऊपर वाले रेंज को क्या कहते हैं हम लोग, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ये भी आपको याद होगा। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो अपना ज्वालामुखी होता है, यानी जो वोल्केनिक जो इरुप्शंस है, उसमें जो इसका जो मेन रीजन है वो कहाँ से बनता है, तो ये अपना मेंटल से ही बनता है, ठीक है, याद रखना है, मेंटल से। और जो अपना इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, मैग्मा है। तो मैग्मा, और मैग्मा के कारण जो अपना वोल्केनिक जो अपना ज्वालामुखी होता है वो किसके कारण होता है, मेंटल में ही होता है, जिसके कारण से क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है। और मैग्मा यानी लावा के फॉर्म में क्या होता है, आग का गोला के टाइप में लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है, निकलता है। हालांकि ये मैंने आपको बताया जो यहाँ का स्टेट क्या है वो सॉलिड है। और यही सॉलिड स्टेट, ये जो सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट के बारे में यहाँ ध्यान रखिए थोड़ा सा। ये जो अपना लावा है या कह सकते हैं जो ज्वालामुखी बनता है, इसका मेन रीजन क्या हो जाता है ये समझिए। ये अपना ऊपर का लेयर मेंटल है, ये मैंने आपको बताया। और मेंटल के नीचे क्या है, अपना आउटर कोर है। आउटर कोर करने का मतलब बाहरी कोर। और बाहरी कोर मैंने आपको बताया कि बाहरी कोर लिक्विड स्टेट में है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर किसका होता है, तो इसी बाहरी कोर का होता है। और ये मेंटल अपना सॉलिड स्टेट में, नीचे इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, वो लगातार क्या करता है, इसको हीट करते जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि जब इसका जो हीट है वो एक्सट्रीम हो जाता है, अपने हाईएस्ट पीक पर हो जाता है, वैसी स्थिति में क्या कर जाता है, धरती फट जाता है। और वैसी स्थिति में धरती फटता है तो आप सोच सकते हैं मेंटल कितना है, 2900 किलोमीटर तक। लेकिन इसके ऊपर क्या है, 0 से 100 किलोमीटर तक का रेंज, यानी 100 किलोमीटर पृथ्वी फाड़ करके, मतलब पृथ्वी क्या हो जाता है, पृथ्वी का जो ज्वालामुखी फटता है वो 100 किलोमीटर नीचे से आता है। समझ सकते हैं कितना हाई टेम्परेचर होता होगा, जिसके कारण से क्या होता है, 100 किलोमीटर तक की धरती फट जाती है। और जिसके कारण से क्या होता है, लावा बाहर निकल जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए मैग्मा जो आपका रीजन है,
ज्वालामुखी के लिए, वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए, वो कहाँ से क्रिएट होता है? तो मेंटल से होता है, यानी लबादा से होता है। इसके बाद ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो अपने जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर के बारे में ये भी बात कहा जाता है। एक तो मैंने आपको बताया क्रस्ट के ऊपर का जो सरफेस है, इसी को हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं, यानी स्थल मंडल कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मेंटल का भी लिया जाता है, यानी कह सकते हैं जो कंबाइंड फॉर्म है क्रस्ट का और मेंटल के बाहरी परत का, यानी ये जो अपना मेंटल है, इस मेंटल का जो ऊपरी का परत और क्रस्ट का परत, दोनों को मिला करके क्या कर सकते हैं? लिथोस्फेयर भी कर सकते हैं, यानी स्थल मंडल कर सकते हैं। वही अगर बात की जाए कि व्हाट बी द मेजर मिनरल क्या है, यानी क्या मुख्य इसमें खनिज पाए जाते हैं, ये अपना सिलिकॉन है एंड मैग्नीशियम है, इसलिए इसका नाम कहते हैं हम लोग सीमा। तो अगर आपसे पूछे सीमा का मतलब क्या होता है, मीन्स सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाना, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलना। और ये सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम किसमें फाउंड होता है? तो ये अपना होता है कौन से रीजन में? मेंटल में होता है, ठीक है, यानी लबादा में होता है। तो अगर आपसे बात की जाए लबादा में कौन से खनिज पाए जाते हैं, मेंटल में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, देन यू हैव टू आंसर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन चाहे आपका क्वेश्चन क्रस्ट से रह जाए, या तो आपका क्वेश्चन मेंटल से रह जाए, या तो क्वेश्चन आपका किससे रह जाए? कोर से रह जाए। किसमें क्या पाया जाता है ये आपको 100% याद होना चाहिए। इसके बाद फिर नीचे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया कि मेंटल का रीजन क्या है अपना, तो 2900 किलोमीटर तक। लेकिन 2900 किलोमीटर से नीचे अब बढ़ रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? फाइनली हमको मिल जाएगा कोर। और कोर के बारे में मैंने आपको बताया, यानी आप नीचे बढ़ रहे हैं, अब मेंटल से भी आप नीचे जा रहे हैं, तो मेंटल के नीचे क्या है? अपना कोर है। और कोर को दो लेयर में डिवाइड करते हैं, एक तो अपना ऊपर का लेयर कहलाता है आउटर कोर, यानी बाहरी कोर, और एक अपना नीचे का जो कोर है वो क्या कहलाता है? इनर कोर, यानी बाहरी कोर और आंतरिक कोर। और ध्यान रखना है आउटर कोर किस स्टेट में होता है? लिक्विड में होता है, और इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए पृथ्वी की संरचना में, अर्थ के स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है, तो ये आपको बताना है आउटर कोर का, यानी बाहरी कोर का। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी पार होता है। हालांकि टेम्परेचर वगैरह आपको तो याद रखना नहीं, बस आप याद रखिएगा आउटर कोर किस स्टेट में होता है? लिक्विड में होता है। आउटर कोर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। इनर कोर के बारे में बात की जाए तो इनर कोर होता है सॉलिड स्टेट में। और मैंने आपको बताया अगर आप इस इनर कोर से अगर आप नीचे जाते हैं तो तुरंत आप गिर जाइएगा किसमें? ब्रह्मांड में, यानी पृथ्वी के नीचे आप चल जाइएगा। यानी कहने का मतलब आप जान रहे हैं इस टाइप से अपना पृथ्वी घूम रहा है, और यहाँ पर आप पृथ्वी के अगर लगातार घूम रहा है, ऊपर से जाते हैं आप रॉकेट से बाहर निकलते हैं स्पेस में, अगर आप नीचे खोद दीजिएगा 6378 किलोमीटर, आपसे पूछे कि रेडियस क्या है पृथ्वी का, व्हाट बी द रेडियस ऑफ अर्थ, देन यू हैव टू आंसर 6378 किलोमीटर, यानी कि 6378 किलोमीटर इसका क्या है? अपना त्रिज्या है, यानी रेडियस है। तो अगर आप इतने नीचे से चल जाइएगा तो पहुंच जाइएगा स्पेस में, और इतना आज तक खोदना कभी भी पॉसिबल नहीं है। वही अगर बात की जाए कि ये जो अपना कोर है, इस कोर में क्या क्या पाया जाता है, तो इस कोर में मेनली पाया जाता है निकेल एंड आयरन, इसलिए इसका दूसरा नाम कहते हैं हम लोग नाइफ लेयर भी कहते हैं। तो अगर आपसे बात की जाए बताइए नाइफ लेयर का मतलब क्या है, तो नाइफ लेयर का मतलब है निकेल और आयरन का पाया जाना। Ni स्टैंड होता है केमिस्ट्री में निकेल के लिए, Fi स्टैंड होता है केमिस्ट्री में आयरन के लिए, यानी लोहा के लिए। तो निकेल और लोहा किसमें पाया जाता है? कोर में, इसलिए इसका दूसरा नाम नाइफ लेयर भी कहा जाता है। तो ये अपनी बात हो गई किसके बारे में? क्रस्ट के बारे में, यानी पपड़ी के बारे में, मेंटल मतलब लबादा के बारे में, और अपना लास्ट जो कोर था इसके बारे में। और ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो इसमें बताया भी गया, तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत सिंपल है। जो मेनली बात है वो मैंने आपको बताया। और यहाँ देखिए मैंने आपको बताया भी था कि अभी तक जो सबसे मैक्सिमम जो सबसे गहरी खुदाई की गई है, डीपेस्ट किया गया, ड्रिल किया गया है, वो क्या है? उसका नाम है कोला सुपरदीप बारहोल, जो कि कितना है? 12 किलोमीटर तक है। यही 12 किलोमीटर कितना मेहनत से खोदा गया होगा आप सोच सकते हैं। 12 किलोमीटर बहुत अच्छी दूरी होती है। अभी जो अपना पानी वगैरह के लिए जो अपना बोरिंग होता है घर वगैरह में आप देखे होंगे, वो मैक्सिमम होता है 140 फीट, 150 फीट, यानी ज्यादा से ज्यादा तो कह सकते हैं 60 मीटर 70 मीटर, बस मैक्सिमम से मैक्सिमम। अभी जो हमारे पास मशीन वगैरह है वो ज्यादा से ज्यादा करेगा तो 100 मीटर तक कर पाएगा। और आप सोच सकते हैं 12 किलोमीटर गहरी खुदाई करना कितना पॉसिबल, कितना मेहनत से हुआ होगा। तो कह सकते हैं ये मानव के लिए क्या है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 6378 किलोमीटर तक गहराई कर सकता है और वो पृथ्वी के नीचे जा सकता है। ये कभी भी क्या है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अगर आपसे लॉजिकली अगर आपसे पूछे कि बताइए क्या पृथ्वी की खुदाई करना पॉसिबल है अपने इस रेडियस के बराबर में, यानी जो अपना जो रेडियस है 6371 जो किलोमीटर का जो रेडियस है, इसको ऑल ओवर 6378 रखा जाता है, बट ये मोटा मोटी तौर पे 6371 के बारे में डिस्कशन किया गया। तो 6371 किलोमीटर का जो रेडियस है वो क्या करना है? खोद हम लोग नहीं सकते, यानी उसको डीप हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जितना बात मैंने आपको बताया कोर और मेंटल, और ये जो अपना कोर है यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर से, ये सारी बात आपको समझ में आ गई?
जितनी बातें मैंने आपको बताया ये सब बात आया समझ में, इतना ही से क्वेश्चन रहेगा, इसके अलावा कहीं से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। यस सर। तो चलिए आपकी बारी है, ठीक है। आप बताइएगा कि ये जो अपना मेंटल है जिसको हम लोग हिंदी में लबादा कहते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? बिना पीडीएफ को देखे हुए कितना आपको याद रहता है और वो वही चेक हो जाएगा, ठीक है। व्हाट बी द मिनरल्स दैट वी फाउंड इन द मेंटल रीजन, लबादा में क्या खनिज पाए जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया भी था, बताइए। तुरंत भूल गए सब? इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सीमा भी कहते हैं। बताए थे ना अभी? अभी बताए थे ना क्या क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो जितना बात बताए हैं आपको इसका तीनों लेयर के बारे में, तीनों लेयर वाले बात को याद रखिएगा। और इसका एक और पीडीएफ दिए हैं, इसका एक और पीडीएफ आपको दिए हैं, उस पीडीएफ को भी जरूर देखिएगा। उसमें क्या है, क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा आपको याद होगा। इसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है, उसमें क्वेश्चन बताया गया है, और वो वाला पीडीएफ भी आपको मिला होगा। ये वाला पीडीएफ भी गया होगा सबको, जिसमें स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताया गया और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कुछ आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन बताया गया है, इसमें आपको बताना होता है कि ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसमें क्या पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम किसमें पाया जाता है, कोर में पाया जाता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आपको चूज करना है किसमें क्या पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम किसमें पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम पाया जाता है क्रस्ट में। इसका दूसरा नाम क्या है क्रस्ट का, सियाल भी इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो मैग्नीशियम मेंटल में पाया जाता है। और निकेल और आयरन कहाँ पाया जाता है, तो निकेल और आयरन किसमें पाया जाता है, कोर में पाया जाता है। ये बात आपको मैंने बताया था। तो इसके ऊपर के लेयर का दूसरा नाम है सियाल, उसके बाद का लेयर यानी मेंटल जिसको हम लोग हिंदी में लबादा कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है सीमा। इसके बाद जो नीचे का लेयर उसका क्या नाम है, नाइफ, ठीक है। ये तीनों का दूसरा नाम याद रखिएगा, और ये कोड है सिंपली याद रखने का, सियाल सीमा नाइफ। सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नाइफ का मतलब होता है निकेल और आयरन। तो आप ध्यान रखिएगा कौन से लेयर में क्या पाया जाता है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100% मिलने का चांसेस है। और उसको देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, यहाँ पिक्टोरियल भी दिखाया गया, देख सकते हैं इतना इजी वे में आपको बताया गया है। ये अपना इनर कोर है, ये अपना आउटर कोर है, ये अपना मेंटल है, ये अपना क्रस्ट है। देख रहे हैं ना पृथ्वी को इस तरीके से यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, कह सकते हैं ये अपना सरफेस है, और सरफेस को देख सकते हैं लगातार गहराई किया गया, तो इस तरीके से यहाँ पे पाया गया है। अब लास्ट में जुड़ रहे हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना है कि कौन सा लेयर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के लिए कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आपसे पूछेगा, ऑप्शन देगा मेंटल है, क्रस्ट है, या आउटर कोर है, या इनर कोर है। तो याद रखना क्या है, आउटर कोर है। यानी जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है, यानी जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना है आउटर कोर है। और यहाँ पे एक बात और भी मैंने आपको बताया था कि जो अपना वॉल्केनिक होता है यानी ज्वालामुखी है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए अपना रिस्पॉन्सिबल है मेंटल है, ठीक है, यानी लबादा है। याद है ना? तो जो जो इम्पोर्टेंट है इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, और वहां आपको नोट्स मिल गया है, इसमें भी कॉन्सेप्ट वगैरह बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एडिशनल जो क्वेश्चन इससे आते हैं कि पृथ्वी का जो अर्थक्वेक जोन है, यानी जो भूकंप का जो केंद्र है, या कह सकते हैं जो सिस्मिक जोन है, वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी जो पृथ्वी का जो भूकंप क्षेत्र है यानी अर्थक्वेक जो जोन है, उसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो याद रखना है 4 जोन में बांटा गया है। इसके बाद देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए जो अपना टेम्परेचर है पृथ्वी का वो क्या होता है। सेंटर से अगर हम लोग जाते हैं टुवार्ड, अगर हम लोग सेंटर की ओर जाते हैं तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है या सेम रहता है या नॉन ऑफ दीज होता है। यानी अगर हम लोग पृथ्वी की सरफेस पर है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और लगातार अगर हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा।
इसका सही आंसर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि लगातार मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जैसे जैसे आप गहराई में जाइएगा उससे क्या होता है, ज्यादा आपका प्रेशर भी बढ़ते जाता है और साथ में क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है। तो अगर आपसे ये लॉजिकली क्वेश्चन पूछे, अगर आप पृथ्वी के सेंटर से, मतलब पृथ्वी के अगर सेंटर से अगर आप नीचे जाते हैं, तो ये अपना सेंटर है पृथ्वी का, याद रखना ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम लोग नीचे की ओर जाते हैं, यानी जो टेम्परेचर है वो वेरीज करता है टुवर्ड्स द सेंटर, किस प्रकार से, तो टेम्परेचर बढ़ता है यानी इंक्रीज होता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं इसे इस फॉर्मेट में दिखाया भी गया है, देख सकते हैं इसका इसी अंदाजे से लगा सकते, देख सकते हैं इसका टेम्परेचर किस प्रकार से है, इसके टेम्परेचर को देख सकते हैं, इसके टेम्परेचर को देख सकते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर इस रेंज का होता है। ये अपना क्या है, ये अपना यहाँ का जो रीजन है, ये यानी जो बीच का रीजन है, ये क्या है, आउटर कोर है, ये आउटर कोर का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए हाईएस्ट टेम्परेचर किसका होता है, तो वो आपको बताना है आउटर कोर का। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सेकंड मोस्ट जो अपना मेटल है, यानी कौन सा मेटल पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है सेकंड मोस्ट में, तो याद रखना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये अपना आयरन हो जाएगा, यानी एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है पृथ्वी में, उसके बाद क्या पाया जाता है, तो अपना आयरन पाया जाता है, ये बात का ध्यान रखना है। वही आंसर आपका क्या है, आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और मतलब आयरन पाया जाता है सेकंड नंबर में, और सबसे ज्यादा पृथ्वी में क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम। अगर आपसे पूछे कि बताइए पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है, विच मेटल इज इन द मैक्सिमम, तो आपको बताना है एल्यूमिनियम, और आफ्टर दैट क्या है, आयरन है, यानी एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, उसके बाद आयरन। तो याद रखना है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम, और उससे कम में क्या पाया जाता है, तो अपना आयरन है। और यहाँ पे आप परसेंटेज के रेंज वगैरह को देख सकते हैं। मेटल के बारे में बात हुआ था, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए मेटल के इस, यानी अपना जो अर्थ का जो क्रस्ट है, यानी जो अर्थ है, अर्थ का जो आप क्रस्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये अपना जो क्रस्ट था यानी जो पपड़ी था, इसमें क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख भी रहा है। और अगर दूसरे के बारे में बात की जाए तो अपना आयरन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कुछ अरेंज करना था कि बताइए जो अपना जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, इसको आपको अरेंज करना है, क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है, 1 या 2 या 3 या 4, बताइए तो विच इज करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर होगा। कौन सा सही है सर, पहले क्रस्ट मेटल फर्स्ट वाला। हाँ सही, फर्स्ट नंबर है, यानी सबसे पहले क्रस्ट होता है, इसके बाद मेंटल होता है, इसके बाद आउटर कोर होता है, और इसके बाद इनर कोर होता है। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद फिर यहाँ पे बात किया जा रहा है, और याद रखना है अगर आपको तत्व के बारे में पूछा जाए, एलिमेंट के बारे में पूछा जाए, तो पृथ्वी में ऑक्सीजन, इसका क्या सही उत्तर होगा, ऑक्सीजन होगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा मेटल के बारे में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो मेटल और एलिमेंट को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या पूछता है, मेटल पूछता है या एलिमेंट के बारे में पूछता है। तो यही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस पीडीएफ का मैंने आपको करा दिया है, और उसका जो नोट्स वाला पीडीएफ है वो भी मैंने आपको दे दिया, आपको समझा भी दिया हूँ नोट्स को सही से, आपको मैंने समझा दिया, आपको मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिया। बाकी आपका काम क्या है, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज, मतलब कि आपको क्या करना है, मेमोराइज रखना है, ठीक है, याद करना है। बाकी इसका रिकॉर्डेड फॉर्म का भी अपलोडेड रहेगा, तो आप एग्जाम के टाइम में जो 6-7-8 दिन का टाइम मिलेगा, आप उस टाइम में तेजी से आप देख भी सकते हो, तो सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाएगी। ये क्लास आपको समझ में आ गया ना, क्लास आपको समझ में आ गई ना। इसके बाद मैं इसका एमसीक्यू क्वेश्चन का एक सेट आपको दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये अपना जो कंटेंट है, अर्थ का स्ट्रक्चर, पृथ्वी की जो संरचना है वो अपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट, इफ एनीवन डाउट तो बता सकते हैं। सर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के साथ भेजिएगा। तो ये जो अपना पीडीएफ दिया गया इसमें आंसर तो है, तो इसमें सब आंसर दिया गया, इसमें आंसर के साथ कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, तो एज आप ट्राई कर सकते हैं, आप बिना आंसर को देख करके ऊपर से ट्राई कीजिए। ये जो आपका पीडीएफ है इसमें आंसर भी है, कॉन्सेप्ट भी है, सब कुछ इसमें दिया गया है। ये पीडीएफ उसके लिए पहले ही आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो इसको ट्राई करना है, इसको याद रखना है, जो भी बात बताएं आप इसको रिवाइज में रखिएगा। और या तो आप अपने तरीके से क्या कर सकते हैं, नोटबुक पर
आप अपने तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं। पीडीएफ के सपोर्ट से आप अपने तरीके से नोट्स बना लीजिए, ताकि आपका अपना लैंग्वेज रहे, तो आपका एंट्रेंस के टाइम में बहुत आपके लिए इजी होगा। सर ये जो पहले इसका ये पीडीएफ भेजे हुए हैं ना सर? ये पीडीएफ था पहले जो भेजे थे, उसमें एमसीक्यू था, साथ में आपका कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज जो पीडीएफ है वो आपका एक नोट्स वाला भी पीडीएफ दे दिए, एक नोट्स वाला पीडीएफ दे दिए है पहले, और इसके बाद ये वाला पीडीएफ है। तो नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और एमसीक्यू भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो जो आपका लैंग्वेज है आप उसको देख लीजिए। और सर एक और भूगोल का जो दिए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव है सारा, तो वो वाला अभी आपको 3 कंटेंट भेजे हैं इसमें। एक तो अपना नोट्स था सबसे ऊपर का, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मतलब नोट्स मतलब कोई एमसीक्यू वगैरह नहीं, पूरा कहानी के फॉर्म में। और एक आपको भेजो है एमसीक्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपका इंग्लिश में है, और एक भेजे है एमसीक्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि हिंदी में है। पहला, दूसरा, तीसरा 3 मटेरियल आपको दिए। तो जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो नोट्स का यूज करेंगे, और ये अपना एमसीक्यू कॉन्सेप्ट हिंदी वाला। जो इंग्लिश मीडियम होंगे वो नोट्स का यूज करेंगे, और एमसीक्यू कॉन्सेप्ट इंग्लिश वाला। सर खाली ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे तो हो ना जाएगा काम? वो तो भाई अपना अपना ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। अगर आपका मेमोराइजिंग पावर ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव ही ना क्वेश्चन आएगा। लेकिन होता है कि ऐसे अटपटांग अगर हम आपको ऑब्जेक्टिव याद कराएंगे तो मे भी किसी को समझ में नहीं आए, इसलिए हमको तो स्टार्टिंग से बताना है पूरा स्टोरी। स्टार्टिंग से आपको स्टोरी बता दिया, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बता दिया। तो अब आप देख लीजिए, अब आपको देखना क्या है। अगर आपका मेमोराइजिंग पावर ज्यादा है तो आप सीधा सीधी याद कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं डीपली सही से पढ़े, समझ करके पढ़े, तो नोट्स को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको पढ़ लीजिए। हालांकि नोट्स शॉर्ट ही बनाते हैं, ताकि जो जरूरी है बस उसी को डालते हैं, पूरा आपका डालते नहीं है। कितना % सिलेबस खत्म हुआ है? अभी सिलेबस अभी डेट वगैरह भी तो फिक्स नहीं अपना। अगर इस पोर्शन को देखते हैं तो सिलेबस लगभग कितना हुआ होगा, 5 से 10% के रेंज में खत्म हुआ है, 10 या 15% तक कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, तो ये वाला अपना कंटेंट खत्म हो जाएगा। और भी किसी का डाउट? ठीक है, फिर इसको खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट क्लास।